नमस्कार दोस्तों, आज एक और कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली कहानी 13वां पन्ना नहीं देखी तो सबसे पहले उसे देखिए, क्योंकि ये उसका पार्ट 2 है। एक लेखक था जिसे दुनिया ने मिटा दिया, लेकिन उसकी कहानियां अब भी किसी के जरिए सांस ले रही हैं। एक दिन 12 साल की कबीर वर्मा को अपने पिता की धूल भरी डायरी में एक छुपा हुआ नाम मिला, नैना सेन। और उसी पल से उस बच्चे की जिंदगी एक साधारण कहानी नहीं रही, बल्कि एक अधूरी किताब बन गई। कुछ कहानियां मरती नहीं, वो लौटती हैं। धूल में लिपटा एक पुराना कमरा, खिड़की की दरारों से आती हल्की धूप, और उस रोशनी में बैठा था एक 12 साल का लड़का, कबीर वर्मा। उसके सामने रखी थी एक डायरी, धूल भरी, किनारों से घिसी हुई, जिस पर लिखा था एक नाम, साहिल वर्मा। उसने डायरी को ऐसे छुआ जैसे किसी पुरानी धड़कती हुई याद को छू रहा हो। उसकी सांस थमी और होठों से निकला एक फुसफुसाता हुआ सच, पापा की आखिरी आवाज बस यही बची है। धीरे धीरे उसने डायरी खोली। हर पन्ना कोई अधूरी लाइन, कोई टूटी हुई कहानी, जैसे किसी ने अपनी आत्मा के टुकड़े शब्दों में दबा दिए हों। फिर एक पन्ना पलटते ही एक पुराना नोट जमीन पर गिरा। कबीर ने उसे उठाया। कागज की स्याही थोड़ी फेड हो चुकी थी, पर उसमें छुपा हुआ जज्बा अब भी जिंदा था। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी कहानियां किसी ऐसे को दे देना जो सिर्फ लिखे नहीं, समझे। कबीर की उंगलियां कांपी। उसने नोट को छाती से लगा लिया और फिर डायरी के कोने से उभरा एक नाम, नैना सेन। वो नाम जैसे किसी धूल भरे हुए दरवाजे की चाबी हो। कबीर ने फोन उठाया, नंबर डायल किया। दूसरी तरफ घंटी बजी। फिर एक महिला की आवाज सुनाई दी, हेलो। कबीर की आवाज कांप रही थी, पर शब्द साफ थे, मैं कबीर हूं, साहिल वर्मा का बेटा। फोन के उस पार कुछ पल की चुप्पी, फिर नैना की धीमी आवाज आई, तुम जिंदा हो? कबीर ने एक लंबी सांस ली और कहा, पापा तो है नहीं, लेकिन उनकी कहानियां अब भी धड़कती हैं, और उन्होंने तुम्हें ढूंढने की जिम्मेदारी मुझे दी है। फिर कैफे के कोने में हल्की रोशनी थी, बाहर हल्की बारिश, कांच में गिरती बूंदें, जैसे वक्त भी धीमा पड़ गया हो। नैना सेन खामोश, थकी हुई और बेहद सतर्क अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखें चारों ओर घूमी और एक टेबल पर बैठा लड़का दिखा, छोटा पर आंखों में सवाल लिए, कबीर वर्मा। नैना धीरे से पास आकर बैठी। कुछ पल कोई कुछ नहीं बोला। फिर कबीर ने डायरी टेबल पर रख दी और साफ आवाज में बोला, ये उनकी आखिरी निशानी है और इसमें सिर्फ आप थी। नैना ने धीरे से डायरी को छुआ। उंगलियों ने उस कागज की थकावट को महसूस किया, जैसे वो स्याही अब भी गर्म हो। तुम्हारे पापा बहुत कुछ लिखना चाहते थे, पर डार्क ने उन्हें लिखने नहीं दिया। कबीर ने बोहें से कोड़ ली। डार्क? नैना ने चारों ओर देखा और धीरे से बोली, डिपार्टमेंट फॉर आर्काइवल रिक्लेमेशन एंड नॉलेज, एक गुप्त सरकारी प्रोग्राम जिसका काम है उन कहानियों को मिटाना जो सिस्टम से सवाल पूछें। साहिल वर्मा, देविका शर्मा और अब शायद हम। कबीर की सांसें तेज हो गई। लेकिन मेरे पापा हैं कहाँ? नैना ने अपने बैग से एक पुराना फोल्डर निकाला। उसमें फेडेड ब्लूप्रिंट था, फैसिलिटी 203 का। अगर उनकी कहानियाँ अब भी जिंदा हैं तो उनका लेखक भी पूरी तरह से अभी मरा नहीं है। हमें उन्हें ढूंढना होगा, वहाँ जहाँ उसे दफन किया गया हो, लेकिन ज़मीन के नीचे नहीं, यादों के अंदर। कमरे में घना सन्नाटा था। एकमात्र रोशनी एक पुराना डेस्क लैंप दे रहा था, जिसकी मध्यम पीली रोशनी फाइल की धूल भरी परतों पर फैल रही थी। दीवार पर कई कागज चिपके हुए थे, फटे हुए अखबार की कतरनों से लेकर पुराने मैगजीन, इंटरव्यू, तस्वीरें और लाल धागों से आपस में जुड़े हुए दस्तावेज। बीच में एक खुला हुआ लैपटॉप था। स्क्रीन पर बस एक ब्लिंकिंग कर्सर, जैसे किसी अधूरी पंक्ति के इंतजार में टिका हो। नैना धीरे धीरे उठी। उसने दीवार से एक फोटो उतारी, एक धुंधली सी तस्वीर जिसमें एक आदमी मुस्कुरा रहा था। फोटो के नीचे लिखा था, साहिल वर्मा, आखिरी बार
7 महीने पहले देखा गया एक लोकल आर्ट शो में, और उसके बाद गायब। कोई सीसीटीवी नहीं, कोई फुटेज नहीं, बस एक ब्लैकआउट। फोटो को देखते हुए नैना की आंखों में एक मिश्रित भावना थी, सम्मान, चिंता और जिद। कबीर पास में खड़ा हुआ था। वो कुछ कहने को झिझक रहा था, उसका गला सूखा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। किसी इंसान को कोई कैसे मिटा सकता है? नैना की नज़रें अब उसके सवाल में नहीं बल्कि जवाब में अटकी थीं। उसने कहा, जब सिस्टम ही मिटा रहा हो तो हाँ। लैपटॉप की स्क्रीन अब एक इनक्रिप्टेड फोल्डर दिखा रही थी, प्रोजेक्ट डेड राइटर्स। नैना ने कुछ कोड टाइप करना शुरू किया। उसके हाथ तेज और सधे हुए थे, जैसे उसने पहले भी ऐसे लॉक तोड़े हों। कबीर पास पड़ी हुई एक पुरानी डायरी उठाता है। डायरी के बीच दबा हुआ एक पन्ना फड़फड़ाता है और उस पर लिखा एक वाक्य उसकी नज़र पकड़ लेता है। कभी कभी जो सबसे अधूरी कहानी लगती है वो ही सबसे जिंदा होती है। उसकी आंखों में एक चमक आती है। इसी वाक्य के साथ एक कोड एंटर किया जाता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, एक्सेस ग्रांटेड। एक डिजिटल मैप खुलता है, उसमें एक ब्लिंकिंग पिन उभरता है, फैसिलिटी 203 नॉर्थन सेक्टर आर्काइव मेमोरी जोन। नैना कुछ पल के लिए शांत बैठी रही। उसका चेहरा तनाव से खिंचा हुआ था। उसने कहा, ये जगह तो क्लासिफाइड लग रही है। कहा जाता है वहाँ पर राजनीतिक विद्रोहियों को नहीं बल्कि वैचारिक विद्रोहियों को रखा जाता था। उसने लैपटॉप की स्क्रीन को जूम किया। वहाँ कुछ फाइलें थीं जिसमें लेखक, कवि और स्कॉलरों के नाम थे, और कुछ फाइलें बस ब्लैंक, जैसे किसी के नाम तक को मिटा दिया गया हो। लेखक, कवि, स्कॉलर, जिनकी कलम बंदूक से ज़्यादा डरावनी थी। कबीर पीछे हटकर दीवार की ओर देखता है, जहाँ साहिल की वही तस्वीर अब एक नई रोशनी में नजर आ रही थी। वो धीरे से बोलता है, तो पापा वहाँ है। नैना उसकी ओर नहीं देखती, बस दीवार पर अपनी निगाहें गड़ाए रखती है, जैसे साहिल को वही देख रही हो, और कहती, हाँ, और शायद अब भी लिख रहे हो, पर उस स्क्रीन पर नहीं जहाँ तुम पढ़ सको, बल्कि एक बंद मेमोरी लूप में बार बार अपनी ही अधूरी कहानियाँ देखकर। कमरे में सन्नाटा गहरा जाता है। कुछ सेकंड के बाद नैना मेज पर रखे हुए एक पुराने नक्शे को खोलती है। उसमें एक सुरंग का रास्ता दिखाया गया था, फैसिलिटी 203 तक जाने वाला एक पुराना एक्सेस चैनल। उसने कहा, हमारे पास 6 मिनट होंगे अंदर तक जाने के लिए। अगर उससे ज़्यादा लगे तो हम भी किसी मिटाई हुई फाइल की तरह गुमनाम हो जाएंगे। कबीर उसकी बात सुनता है, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी अपने पिता की तस्वीर पर होती हैं। कबीर की आवाज़ भारी थी, उसकी सांसों में जिद थी जो डर से भी बड़ी थी। मैं अपने पापा को वापस लाऊंगा, मैं उनकी कहानियों को पूरा करूंगा, चाहे जो हो जाए। रात की गहराई में सन्नाटा पसरा था। जंगल के साए में छुपी थी फैसिलिटी 203, एक पुरानी गुप्त संरचना। इसकी दीवारें इतिहास की सबसे असहनीय कहानियों से लिपटी हुई थी। कबीर और नैना घास और कीचड़ से भरी जमीन पर रेंगते हुए एक टूटी सी वाटर वैंट के पास जा पहुंचे। नैना एक पुरानी ग्रिल को खोलती, जंग लगी लेकिन अभी भी मजबूत। दोनों भीतर घुसते हैं, एक टाइट अंधेरा रास्ता जिसमें हर हरकत गूंजती है। भीतर की दीवारों पर धुंधले नाम उकारे गए थे, जैसे सदियों से कोई उन्हें मिटाने की कोशिश कर रहा हो। शब्द अब सिर्फ निशान थे, STAMNG। शायद लेखक, कवि, विचारक, अब बस स्मृति के भूले बिसरे अक्षर। नैना की आवाज़ फुसफुसाहट में टूटी, ये कोई जेल नहीं है, ये दफन की गई सोचों की समाधि है। हजारों तारों से जुड़ी हुई एक विशाल मशीन के बीचों बीच बैठा था साहिल वर्मा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर जैसे किसी प्रोग्राम से बंधा हुआ था। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ ओंठ हिल रहे थे, बार बार वही एक पंक्ति दोहराते हुए। कहानी अधूरी रह गई। कबीर धीरे धीरे उसके पास गया। हर कदम के साथ उसकी आंखों में नमी बढ़ती जा रही थी। वो अब उस कांच के पास खड़ा था जहां उसके पिता एक टूटे हुए विचार की तरह जकड़े हुए थे। पापा, मैं यहाँ हूँ और तुम्हारी कहानी अब अधूरी नहीं रहेगी। कबीर के शब्द हवा में ठहर गए। भीतर बैठा साहिल उसे सुन नहीं पा रहा था, लेकिन हर स्क्रीन पर अभी भी वही पंक्ति दोहराई जा रही थी, कहानी अधूरी रह गई। नैना दौड़कर कंट्रोल पैनल तक पहुंचती है। उसने धूल भरी हुई स्क्रीन पर फाइलें स्कैन की, फिर एक जमी हुई फाइल खोली। राइटर ID 203 साहिल वर्मा, थॉट लूप
मेमोरी लॉक। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने डायरी से एक आखिरी पंक्ति टाइप की। जो अधूरी कहानी थी वो अब पूरा शब्द बन चुकी है। एक क्षण के लिए स्क्रीन पर सब कुछ रुक गया था। फिर अचानक एक तेज अलर्ट उभरा। इमोशनल मेमोरी रिस्टोर्ड। साहिल की पलकें कांपी, आंखों में हलचल आई और धीरे धीरे उसकी पुतलियां घूमी और सीधा कबीर की तरफ देखने लगी। उसके होंठों से एक टूटी हुई आवाज़ निकली, कमज़ोर लेकिन जिंदा। कबीर। कबीर ने कांच पर हाथ रखा और बोला, हाँ पापा, मैं यहीं हूँ, चलिए घर चलिए। और तभी सायरन की आवाज़ें पूरे हॉल में गूंजने लगीं। अनऑथोराइज एक्सेस डिटेक्टेड, गेट लॉकडाउन इनिशिएटेड। रेड लाइटें चमकने लगती हैं, सुरक्षा दरवाजे धीमे धीमे बंद होने लगते हैं। नैना तेजी से लौटती है, हमें अभी निकलना होगा। कबीर एक आखिरी बार अपने पिता को देखता है, अब होश में। उसकी आंखों में वही कहानी चमक रही थी जो दुनिया ने कभी पढ़ने नहीं दी थी। वे दोनों साहिल को सहारा देकर बाहर लाते हैं, फैसिलिटी की गलियों से भागते हुए। हर दीवार जैसे कोई पुरानी किताब बन रही है। पर तभी नैना एक मोड़ पर ठिठकी। उसने अपने बैग से एक पुरानी फटी हुई डायरी निकाली, सालों से साथ चल रही थी, धूल और यादों से भरी हुई। उस डायरी के पन्नों के बीच दबा था एक जला हुआ QR टैग, धुंधला, कोनों से झुलसा हुआ, लेकिन अब भी जिंदा। ये वही टैग था जो साहिल ने सालों पहले छुपाया था, जब उसे एहसास हुआ था कि जो वो लिख रहा है वो सत्ता की नींद में कांटे की तरह चुभेगा और शायद एक दिन उसे और उसकी लिखी हुई हर चीज़ को मिटा दिया जाएगा। उसी डर और भरोसे के बीच उसने अपनी आखिरी कहानी के पन्नों में एक बैकडोर कोड इम्बेड किया था, एक डिजिटल हस्ताक्षर जो केवल लेखक स्तर की पहचान पर ही खुलता था। एक ऐसी चाबी जिसे सिस्टम ना मिटा सकता था, ना पकड़ सकता था। नैना जानती थी फैसिलिटी 203 को भले ही सरकार ने अदृश्य कर दिया हो, लेकिन एक लेखक हमेशा अपनी कहानियों में खुद को जिंदा छोड़ जाता है। उसने अपने क्लाई बैंड स्कैनर को टैग के पास लाया। कई वर्षों की धड़कती चुप्पियों के बीच कुछ पल जैसे ठहर गए। उस टैग में अभी भी साहिल की सोच की आखिरी लहर बसी थी। फिर एक तीखी बीप गूंजी। स्कैनर की लाल लाइट हरियाली में बदल गई। स्क्रीन पर लिखा उभरा, गेट अनलॉक्ड, एक्सेस लेवल। फैसिलिटी के भीतर के दरवाजे धीमे धीमे खुलने लगे। धूल भरी हवा भीतर से बाहर निकली और उसके साथ जैसे कोई भूली हुई कहानी सांस लेने लगी। वो विचार जिन्हें कभी दफन कर दिया गया था अब फिर से जिंदा हो रहे थे। तीनों, साहिल, नैना और कबीर, सुरंग में आगे बढ़े। अंधेरे, सीलन और घुटन के बीच एक महीन रोशनी की रेखा दिखी। बाहर की हवा अंदर घुस रही थी, आज़ादी की एक सांस की तरह। साहिल थका हुआ था, उसका चेहरा जख्मी, लेकिन मुस्कुराहट में चमक थी। उसने कबीर और नैना की तरफ देखा। उसने कहा, तुम लोग मेरी कहानी बन गए हो। सूरज की पहली रोशनी जंगल के उस पार झांक रही थी। तीनों फैसिलिटी 203 के बाहर निकल चुके थे। घास पर ओस थी, हवा में सन्नाटा, लेकिन उस सन्नाटे में शांति थी। कुछ घंटों के बाद कबीर एक छोटे से स्टूडियो में बैठा था। उसके पीछे दीवार पर एक बोर्ड लटका था, कहानी चिकित्सा केंद्र, जहां मृत कहानियां फिर से सांस लेती हैं। कैमरे के सामने उसने बोलना शुरू किया, मैं कबीर वर्मा हूँ, लेखक साहिल वर्मा का बेटा, और आज मैं वो वीडियो दिखा रहा हूँ जो आप कभी टीवी पर नहीं देख पाएंगे। स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चली। फैसिलिटी 203 की काली दीवारें, साहिल की टूटी हुई यादें, उसके हेल्यूसिनेशन और डार्क के भीतर चल रहे मानसिक प्रयोग। लोगों ने पहली बार देखा कि कैसे एक लेखक की सोच को कैद करने की कोशिश की गई थी। देश भर के न्यूज़ चैनलों पर अचानक ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश होने लगी। गायब लेखक मिला, सरकार के काले रहस्य से पर्दा उठा, डार्क प्रोजेक्ट लीक, सोचने की आज़ादी पर हमला। लाखों लोग वीडियो शेयर कर रहे थे। सड़कों पर लोग नई क्रांति की गूंज सुनने लगे थे। डार्क के कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच गई थी। मशीनें बीप कर रही थीं और स्क्रीनों पर एक के बाद एक चेतावनी संदेश आने लगे। जानकारी का प्रसार अब रोका नहीं जा सकता। परियोजना समाप्त। संग्रह इकाई 203 बंद। स्टूडियो में अब साहिल और नैना भी कबीर के साथ थे। तीनों एक नई उम्मीद के साथ बैठे थे। चारों ओर अधूरी कहानियों के अंश टंगे थे। कबीर ने कैमरे की ओर देखा और फिर से बोलना शुरू किया, नमस्ते, मैं कबीर वर्मा। आज हम एक नई कहानी की शुरुआत कर रहे हैं। उस आवाज़ के लिए जो बरसों से सिर्फ सुने जाने का इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज़ में कंपन था, लेकिन आत्मविश्वास भी। कुछ कहानियाँ दफन नहीं होती, वो अपने पाठकों को
ढूंढ लेती हैं, और जब कहानी अपने लेखक तक लौटती है तो सिर्फ शब्द नहीं बचते बल्कि क्रांति जन्म लेती है। कबीर उठकर कैमरे के और करीब गया। उसकी आंखों में अपने पिता की परछाई थी। पापा कहते थे कहानी वही नहीं होती जो लिखी जाए, असली कहानी वो होती है जो कभी छपी ही नहीं। आज मैं उन कहानियों के लिए बोल रहा हूँ जो कभी डर से दफन कर दी गई थी, उन लेखकों के लिए जिनका सच सरकारों को चुभता था और जिनकी स्याही को मिटाने के लिए सिस्टम ने पूरी मशीन बना दी थी। उसने गहरी सांस ली। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब हम डर को कहानी में बदलेंगे और कहानी को आवाज़ देंगे। जिस दिन एक लेखक फिर से सांस लेने लगे उस दिन झूठ की सबसे बड़ी हार होती है। एक लंबा सन्नाटा और फिर उसकी आखिरी पंक्तियाँ। अगर मेरी आवाज़ कभी बंद हो जाए तो समझ लेना कोई कहानी फिर से लिखे जाने के लिए तड़प रही है। वो कैमरे की तरफ झुका, और आगे की कहानी तुम लिखोगे। तो उम्मीद है दोस्तों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब। थैंक यू।